हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आईईएस 2004 के क्वेश्चन के साथ में, जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और गैस टरबाइन और पावर प्लांट से रिलेटेड है। इसमें सारी इफिशियंसी यूज की गई है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी हर कुछ दिया हुआ है। इसलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को चुना हुआ है। तो इसलिए आइए हम इस मजेदार क्वेश्चन को करेंगे। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आईईएस 2004 का। ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको पावर प्लांट रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि एक अकेला वीडियो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को, इसमें क्या है ना, सारी इफिशियंसी है तो हम एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन वीडियो काफी लेंथी भी हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। हमें कितना पावर डेवलप कर रहा है? 250 मेगावाट पावर डेवलप कर रहा है। सबसे पहले ये हमारा जो गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। अब दो टाइप के होते हैं गैस टरबाइन, एक ओपन साइकिल होता है, दूसरा क्लोज साइकिल होता है। क्लोज साइकिल में क्या होता है, जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट फिर से हमारा कंप्रेसर में यूज किया जाता है। लेकिन जो ओपन साइकिल होता है उसमें जो भी एग्जॉस्ट होता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। क्लियर? अभी जो हमारा ओपन साइकिल गैस टरबाइन है, इसमें क्या है, इसमें दो टरबाइन शाफ्ट यूज हो गई हैं। दो टरबाइन शाफ्ट हैं। कौन कौन सा? एक कंप्रेसर टरबाइन है और दूसरा पावर टरबाइन है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, जो कंप्रेसर टरबाइन है, जो कंप्रेसर टरबाइन है वो कहां यूज हो रहा है? इसका पावर यूज हो रहा है कंप्रेसर को रन करने के लिए, ओनली कंप्रेसर को रन करने के लिए। क्लियर? और जो पावर टरबाइन है इसका यूज कहां हो रहा है? इसका यूज हो रहा है एनर्जी प्रोड्यूसन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? तो हमारे एक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अभी क्या है, हमारा पावर कितना डेवलप कर रहा है? 250 मेगावाट। मींस 250 मेगावाट क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट है। अब हमें एक चीज समझना पड़ेगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगर हमारा टरबाइन ये है, ठीक है, टरबाइन के थ्रू हमारा पावर जनरेशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 250 मेगावाट हो रहा है। अल्टरनेटर इफिशियंसी दी हुई है, मींस अगर यहां पर टोटल मैकेनिकल पावर जितनी है, मैकेनिकल पावर के बाद क्या आ रहा है? मैकेनिकल पावर मींस जितना रोटेशन हो रहा है, रोटेशनल टॉर्क हो रहा है, उसके कारण जितनी भी पावर हो रही है, उसके बाद अल्टरनेटर आ रहा है, और अल्टरनेटर के बाद फाइनली हमारी 250 मेगावाट जनरेशन हो रहा है। तो पहले अल्टरनेटर इफिशियंसी लग जाएगी, उसके बाद 250 मेगावाट। अब मैकेनिकल एनर्जी किससे कन्वर्ट हो रही है? थर्मल एनर्जी से। तो थर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में भी कुछ एफिशिएंसी होगी। ठीक है, फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्सन में यहां पर भी कुछ एफिशिएंसी यूज हो रही है। तो अल्टरनेटर एफिशिएंसी दी हुई है हमें, और मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ शाफ्ट 0.98। तो यहां पर मैकेनिकल एफिशिएंसी दी हुई है कितनी? 0.98। तो हम केवल 0.98% ही एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर? मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब इतना हो गया। कंबशन एफिशिएंसी क्या है? मींस कंबशन एफिशिएंसी, कंबशन में जितना हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है उसमें से 0.98 मींस या 98% हम एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी रेस्ट 2% एनर्जी है वो कहां जा रही है? वो लॉस हो जा रही है। क्लियर? तो हमारी कंबशन एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी। ठीक है, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन एंड कंप्रेसर। टरबाइन का इफिशियंसी कितनी है? 0.89 एंड कंप्रेसर का 0.86। आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है? जब भी हमारी कोई भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन कहां पर होगा? टरबाइन में। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहां होगा? कंप्रेसर में। ठीक है, तो अगर दोनों की कंडीशन में हमें क्या दी हो? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। तो सिंपल,
आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज 0.89, टरबाइन की एफिशिएंसी कितनी है 0.89, और कंप्रेशन का एफिशिएंसी या कंप्रेसर की एफिशिएंसी कितनी है 0.86। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे एफिशिएंसी टर्म दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा कौन सा एफिशिएंसी कहाँ लगाना है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें फाइनली इसको देखना है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात कर ली हमने, मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात कर ली, थर्मल एफिशिएंसी की बात कर ली, शाफ्ट एफिशिएंसी की बात कर ली, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात कर ली, कंबशन एफिशिएंसी की बात कर ली। तो यही सभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने इन सभी कंफ्यूजन को दूर कर लिया। हमारा गैस टरबाइन जो है वो दो टाइप का है, टरबाइन भी दो टाइप की हमारी, एक कंप्रेसर टरबाइन है, एक पावर टरबाइन है। जब हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसके अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है गैस टरबाइन का वो कैसा होता है वो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। ठीक है, सपोज हमारा टरबाइन जो है ये हमारा कंप्रेसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेसर शाफ्ट है, ये भी कंप्रेसर शाफ्ट है। क्लियर। अब हमने यहां से क्या लिया, हमने यहां से एयर को लिया। ठीक है, एयर को लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने इसको एग्जॉस्ट कर दिया। तो हमने कंप्रेस किया, ये क्या है हमारा कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर के बाद क्या आएगा हमारा, कंप्रेसर को चलाने के लिए हमने एक टरबाइन शाफ्ट यूज की हुई है। ठीक है, ये हमने टरबाइन यूज किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा टरबाइन। तो जो कंप्रेसर है वो रन किससे कर रहा है, इस टरबाइन से। तो जिस टरबाइन से कंप्रेसर रन करता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसर टरबाइन। ठीक है, कंप्रेसर टरबाइन। अब यहां से एयर आई, एयर का यूज हमने कंबसन चैम्बर में, कंबसन चैम्बर है हमारे पास में, इसमें हमने एयर लिया और यहां से हमने फ्यूल दिया, और फ्यूल को हमने यहाँ पे बर्न किया। बर्न करने के बाद इसका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ और फाइनली इसकी इफिशिएंसी एंथैल्पी इंक्रीज हुई। एंथैल्पी इंक्रीज होने के बाद हमने इसको कंप्रेसर टरबाइन में भेज दिया। कंप्रेसर टरबाइन ने इतना काम किया जिससे कि कंप्रेसर हमारा रन कर सके। फिर फाइनली जो हमारे एग्जॉस्ट गैस थी उसको फिर से हमने एक और टरबाइन लिया और एक और टरबाइन के अंदर उसको फिर एक्सपांड किया। तो फाइनली इस गैस ने एक और टरबाइन जो है हमारा, इस टरबाइन में कुछ काम किया, और यही हमारा क्या है फाइनल, ये हमारा कौन सा है फाइनल टरबाइन। और इसी फाइनल टरबाइन को क्या बोल रहे हैं, पावर टरबाइन। ये हमारा कंप्रेसर टरबाइन है, ये हमारा कंप्रेसर वगैरह है। क्लियर। तो हमारा ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट इस टाइप से है लगभग। क्लियर। अगर हमें ये समझ में आ गया तो फाइनली हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो इसको तो अभी बना ही लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाने के लिए हम पीएच डायग्राम बनाते हैं। पीएच डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको फिर से बना लेते हैं। तो कंप्रेसर को बनाने के लिए हम इसको फिर से, ठीक है, हमारा कंप्रेसर हो गया अभी, और यहाँ पे हमारा एयर आ रहा है, यहाँ पर हमारा एयर एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 पॉइंट ये हो गया हमारा, 1 से यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, हमारा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया हुआ है, हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन कन्फर्म हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ हमारा लॉस हो जा रहा है। इसलिए वो पॉइंट जो 2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 डैश हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, आइडियल कंडीशन रहती तो 2 डैश हो गया। फिर कंबसन चैम्बर के बाद यहाँ पे हमारा पॉइंट 3 ना होकर के क्या हो गया, 3 डैश हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा प्रेशर लॉस हो जा रहा है। फिर 3 डैश के बाद यहाँ पे जब हमारा कंप्रेसर टरबाइन से गया आएगा तो यहाँ पे कुछ लॉस हो जाएगा, 4 ना होकर के ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, 4 डैश हो जाएगी। फाइनली जो हमारा एग्जॉस्ट हो रहा है वो कब होकर के 5 पे होगा, लेकिन 5 ना होकर के वो क्या हो जाएगा, 5 डैश हो जाएगा। तो बस यही हमारा चीज है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हाँ, प्रेशर लॉस की बात कर लेते हैं। तो हमने बोला है कंप्रेसर लॉस 3% ऑफ डिलीवरी प्रेशर। तो हमारा फर्स्ट से सेकंड में जो प्रेशर होगा P1 बाई P2, P2 बाई P1 हमें क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 14। तो 14, P2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, 14 बार होना चाहिए। लेकिन इनका बोलना है 3% प्रेशर लॉस हो जा रहा है, तो P3 कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा 14 इंटू में 3% लॉस 0.97 हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.58 बार। क्लियर। हमारा क्या आ गया, P3 प्रेशर आ गया। P3 प्रेशर के बाद हम P4 तक एक्सपांड कर रहे हैं, फिर हम P5 तक एक्सपांड कर रहे हैं। तो जो पहली वाली प्रोसेस है हमारी 1 to 2, ठीक है, हम पहले 1 से 2 की बात करते हैं। तो 1 प्रोसेस हमारा ये एक बार है, एक बार से हम कहां तक ले गए, एक बार से हम
ये हमारा 1 है, यहाँ पे हम 2 तक ले गए 2, लेकिन हमारा प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। ये हमारा प्रेशर P है और ये हमारा एंट्रोपी S है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, इसलिए क्या हो गई हमारा कंप्रेसर में क्या हो जाएगा, हम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा 2 से, एक्चुअली में 2 ना होकर के हमारे पास क्या हो गई 2 हो गई। क्लियर। फिर इस प्रेशर पे हमारा ये प्रोसेस है, ये हमारा ये प्रोसेस है। क्लियर। हमने दोनों इसके डायग्राम बना दिए। इसको हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए रहेगा। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसका प्रेशर कितना है 14 बार की लाइन है, लेकिन हमारा कंबसन चैम्बर के बाद जो प्रेशर है वो कितना हो जा रहा है, थोड़ा प्रेशर लॉस हो जा रहा है, तो यहां पर आ गया वो प्रेशर। ठीक है, 13.58 बार पे। क्लियर। अब 3 से हमारा प्रोसेस 4 तक जा रहा है कंप्रेसर टरबाइन में। क्लियर। तो यहां पे हमारा पॉइंट क्या हो गया 3 हो गया। दूसरा पेन यूज कर लेते हैं जैसे क्लियर करिए। ठीक है, 3 हो गया। अब 3 के बाद क्या होगा, अगर आइसेंट्रोपिक वर्क करेगा तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है टरबाइन के अंदर, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा तो हमारी प्रोसेस कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी, है ना। इंटरमीडिएट प्रेशर 4 होगा, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली में प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं है, कुछ ना कुछ आइडियल नहीं है, तो क्या है कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो प्रोसेस 4 पे ना खत्म होकर के कहां पर खत्म होगी 4 पर खत्म हो गई। क्लियर। अभी हुआ क्या, नेक्स्ट हमारा 5 एग्जॉस्ट प्रेशर, हमें क्या बोला हुआ है, एग्जॉस्ट प्रेशर लॉस 0.03 बार। ठीक है, एग्जॉस्ट लॉस कितना है 0.03 बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है तो P5 कितना हो जाएगा 1 + 0.03 बार, कितना हो जाएगा 1.03 बार। क्लियर, यही हो जाएगा। तो 4 हमारा इतना हो गया। तो अब फाइनली जो हमारा 5 होगा वो कितना होगा, 4 से हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस चलेगा, कहां तक चलेगा, इस वाले प्रेशर तक, और ये प्रेशर कितना होगा 1.03 बार। क्लियर। अब होगा क्या, 4 से यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी, फिर से हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ फिर से लॉस हो जाएगा। तो हमारा 5 फाइनली ये पॉइंट हो गया। क्लियर। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रेशर हो गया 13.58, और ये वाला कितना हो गया 1.03 बार। हमारा क्या है पीएच डायग्राम है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें ये पूरा का पूरा डायग्राम है और इससे हमें फाइनली सारे के सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो हम चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने डायग्राम बना लिया अपना। अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए, क्या नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे हमें प्रोसेस करना है उसको हम देखते हैं। हमें पूछा क्या जा रहा है वो हमें देखते हैं। एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, ठीक है भाई। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट निकालना है, वो भी निकाल देंगे। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है, वो भी निकाल देंगे। मास फ्लो रेट ऑफ एयर निकालना है, ठीक है। और साइकिल थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, ठीक। तो फाइनली हम क्या करते हैं, हमें 1 पॉइंट पे सारे के सारे हमें 1 प्रेशर का दिया हुआ है 288 केल्विन और 1 बार, ठीक है। अगर हमारे पास में T2 आ गया है ना, हम T2/T1 सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन सभी के पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। T2/T1 बराबर में P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। अब यहां पर एक चीज और सोचने वाली बात है, यहां पर 1 पॉइंट पे हमारा क्या है, केवल एयर ही एयर है। अब सेकंड में क्या हो रहा है, यहां पे हमारा फ्यूल भी आ जा रहा है, तो सेकंड में हमारा फ्यूल भी आ जा रहा है, तो सेकंड में भी क्या है, एयर ही है। लेकिन थर्ड पॉइंट पे क्या है, एयर प्लस फ्यूल हो गया, एयर प्लस फ्यूल का मास हो गया। फोर्थ पॉइंट पे भी वही है और फिफ्थ में भी वही है, क्लियर। तो T2, T1 और T2 1 और 2 के बीच में अगर हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए T2/T1 = P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा, क्लियर। तो हमारा T2 बराबर में कितना आ जाएगा, P2/P1 बराबर 14। हम एयर के लिए गामा बराबर में 1.4 ले रहे हैं, और एयर प्लस फ्यूल क्या हो गया, हमारा फ्लू गैस हो गया, फ्लू गैस हो गया। तो इस फ्लू गैस के लिए हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हमें एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम फ्लू गैस बराबर 1.33 एज्यूम कर ले रहे हैं, और जब भी नहीं दिया हो तब हम यही एज्यूम करना है, क्लियर।
तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.4 डिवाइड बाई 1.4 T2, T1 की वैल्यू कितनी है 288, ठीक है। तो T2 बराबर आ जाएगा हमारा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। टू 88 इंटू 14 की पावर 0.4 डिवाइड बाई 1.4, आंसर आ गया हमारा 612.15, ठीक है। क्या आ गया हमारा 612.15 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, क्योंकि 288 केल्विन में था तो ये भी केल्विन में आएगा, सॉरी, ठीक है। तो T2 बराबर में आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है, एक कंप्रेसर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब एक प्रोसेस कौन सी है, आइसेंट्रोपिक है, लेकिन हमें आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी दी हुई है, किसकी, कंप्रेसर की, कितनी दी हुई है 0.86। तो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर बराबर में क्या हो जाएगा, कंप्रेसर में क्या होगा, एक्चुअल में टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा, है ना, और जो आइडियली होना चाहिए था उससे कम होगा। तो आइडियल टेम्परेचर राइज अपॉन एक्चुअल या मैक्सिमम टेम्परेचर राइज, यही होगा। ये तो थंब रूल के लिए बता रहा है जिससे आपको समझ में आ जाए। 0.86 आइडियली में टेम्परेचर कम चेंज होगा, लेकिन हमारा कंप्रेसर क्या आइसेंट्रोपिकली बिहेव नहीं कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर राइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में टेम्परेचर राइज कितना होगा हमारा T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1 का T1 आएगा। तो T2 बराबर कितना होगा 612.15 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 288 अपॉन T2 डैश हमें पता नहीं माइनस 288, क्लियर। तो हम T2 डैश की वैल्यू निकाल देंगे, तो T2 डैश बराबर कितना आ जाएगा हमारा 664.92 केल्विन, क्लियर। तो जो भी हमारे पास में पॉइंट आते जा रहे हैं उनको हम नोट करते जाते हैं, ठीक है। अभी इनकी जरूरत नहीं है, हमें इनको हटा देते हैं। तो जो फाइनली हमारा T2 डैश की हमें जरूरत पड़ेगी, T2 की हमें कोई जरूरत नहीं है। T2 डैश बराबर कितना है 664.92, क्या हो गया हमारा केल्विन, क्लियर। अब यहां पर क्या हो रहा है हमारा 2 डैश से 3 के बीच में या 3 डैश के बीच में, यहां पर हम ये रिस्पॉन्ड को 3 डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 डैश और 3 डैश, इसके बीच में जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी है, कंबसन प्रोसेस है। तो कंबसन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो H2 डैश पे जितनी भी एंथैल्पी है प्लस जितना कंबसन के कारण जितने हमने एंथैल्पी उसके अंदर दी है ना, जितना भी एनर्जी रिलीज हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा T3, जो भी हमारा H3 डैश पे जो भी एंथैल्पी होगी उसके बराबर हो जाएगी, यही होगा H2 डैश प्लस कंबसन प्लस H3 डैश, क्लियर। तो हम यही निकाल देते हैं। H2 डैश मींस कंबसन प्रोसेस के जस्ट एंट्री में कितनी एंथैल्पी है, यहां पर क्या है एयर फ्लो है, ठीक है। तो मास ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, इनटू Cp ऑफ एयर इनटू में T2 डैश का जो भी टेम्परेचर होगा वो टोटल एंथैल्पी इतनी है, प्लस अभी कंबसन में कितना फ्यूल कंबसन हो रहा है ना, तो फ्यूल कितना है मास ऑफ फ्यूल mf, ठीक है, मास ऑफ फ्यूल, मास का रेट, फ्लो रेट जितना भी है, इनटू में कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है। टोटल हीट इतने इसने फ्यूल ने इतनी रिलीज की, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कंबसन एफिशिएंसी, मींस जितनी भी फ्यूल ने एनर्जी रिलीज की वो टोटल की टोटल यूज नहीं हो रही है, उसका कितना परसेंट एफिशिएंसी है 0.98% एफिशिएंसी है। तो 0.98 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारे पास में 2.2 डैश में जितनी भी एंथैल्पी है वो प्लस फ्यूल ने जितनी एनर्जी रिलीज की वो बराबर में क्या हो जाएगा T3 डैश, जो भी हमारी H3 डैश पे एंथैल्पी है, मींस अभी 3 पॉइंट पे क्या हो रहा है एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, ठीक है। यहां पर क्या है एयर भी है और फ्यूल भी है, तो मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, अब क्या हो जाएगा Cp ये ना होकर के Cpg हो जाएगा, फ्लू गैस की जो भी हीट कैपेसिटी की वो, और यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा T3, क्लियर। अभी हमें क्या दिया हुआ है, एक चीज और दी हुई है, हमें दिया हुआ है टरबाइन इनलेट टेम्परेचर 1500 केल्विन, मींस जो T3 डैश है
बराबर में कितना है 1500 केल्विन। क्लियर, ये हमें याद रखना है। अब T3 डैश बराबर 1500 केल्विन है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा CPA T2 डैश, हम MA से हर किसी को डिवाइड कर देते हैं, तो CPA T2 डैश प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा M ऑफ मास फ्यूल रेट अपॉन MA CV कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इनटू में 0.98 इक्वल टू MA का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस MF अपॉन MA हो जाएगा, CPG का CPG ही रहेगा और T3 डैश का T3 डैश रहेगा। क्लियर, अब जो MF अपॉन MA वाला पार्ट है उसको हम एक तरफ ले लेते हैं, रेस्ट पार्ट को अलग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा M डॉट F अपॉन M डॉट A, यहां पर क्या बचेगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इंटू 0.98 माइनस CPG T3 डैश इक्वल टू CPG T3 डैश माइनस CPA T2 डैश, ये हो जाएगा। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनली हम वैल्यू रखते हैं इसकी। ठीक है, तो मास फ्यूल रेट हमारा वही रहा अपॉन MA का MA रहा। अब कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है 42,000 इंटू 42,000 है हमारे कैलोरीफिक वैल्यू 42,000 किलो जूल पर केजी में है, और ये सभी कितने हैं किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन में। ठीक है, सारी यूनिट किलो जूल में, तो हम इसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, यूनिट क्या है 0.98 कर दिया। ठीक है, माइनस CPG कितनी है 1.15 T3 डैश कितना है 1500। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा CPG 15 CPG 1.15 इंटू में T3 डैश कितना है 1500 माइनस CPA कितना है 1.005, T2 डैश कितना है T2 डैश है 664.92, तो हम यहाँ पे रख देंगे 664.92। तो हम कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आ जाएगा मास फ्यूल अपॉन MA, इसको कैलकुलेट कर लेते तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, कितना आएगा 42,000 इंटू 0.98। ठीक है, हो गया, माइनस 1.15 इंटू 1500, तो हमारा आंसर आ गया 39,435 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा 1.15 इंटू 1500 माइनस 1.005 इंटू 664.92, आंसर आ गया 1056.75। क्लियर, तो हमारा मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ एयर, इसका रेशियो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 39435, आंसर आ गया 0.0267। एयर फ्यूल रेशियो निकालना है हमारा, भी क्या है फ्यूल एयर रेशियो आ गया, तो एयर फ्यूल रेशियो निकाल देते हैं। एयर फ्यूल रेशियो क्या हो जाएगा इसी का इनवर्स हो जाएगा, है ना, तो इसी का इनवर्स कितना आ गया 37.31, तो मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल कितना आ गया हमारा 37.32। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ एयर फिर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बराबर में एयर फ्यूल रेशियो कितना हो गया 37.32। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट ये सॉल्व होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें सारे पॉइंट निकालना है, तो हमें 4 डैश भी निकालना है, 5 डैश भी निकालना है। अभी हमने क्या निकाल दिया एयर फ्यूल रेशियो निकाल दिया। क्लियर, अभी हमारे पास में 3 डैश, इसका तो टेम्परेचर है, इसका प्रेशर भी है 13.58। क्लियर, अभी हमें 4 का प्रेशर पता है नहीं पता, 4 का प्रेशर नहीं पता, 4 का हमें टेम्परेचर भी नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है 1 से 2 में जितना भी कंप्रेसर ने वर्क किया है वो किसके बराबर है 3 से 4 डैश के बीच में जितना भी टरबाइन ने वर्क किया है। ठीक है, तो क्योंकि कंप्रेसर टरबाइन है, कंप्रेसर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा कंप्रेसर टरबाइन वर्क
क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज समझने की चीज है कि कंप्रेसर को चलाने में जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी एनर्जी लगी, वो किसने दी? कंप्रेसर टरबाइन ने दी। क्लियर। अब कंप्रेसर टरबाइन ने कितना एनर्जी दिया? कंप्रेसर टरबाइन ने कितना एनर्जी दिया? एम फ्यूल गैस है यहाँ पे, है ना, 3 और 4 के बीच में mf प्लस ma है, ठीक है, मास ऑफ फ्यूल प्लस मास ऑफ एयर है, ठीक है। टोटल कितना एनर्जी दिया इसने? cpg और T4 माइनस T3 माइनस T4, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ, जितना भी कंप्रेसर वर्क डन बराबर कंप्रेसर टरबाइन वर्क। तो जो हमारा कंप्रेसर है, यहां से इनलेट ले रहे, यहां से एग्जिट था, यहां पे हमारा कंप्रेसर टरबाइन लगा हुआ है, और कंप्रेसर टरबाइन ने जितना भी वर्क किया वो किस में यूज हो गया? कंप्रेसर में यूज हो गया, कंप्रेसर के लिए। तो यहां से जितना भी हमारी एंथैल्पी, जितना भी हमने एंथैल्पी के कारण जितना भी हुआ, वो उसका कितना परसेंट शाफ्ट पावर में कन्वर्ट हुआ? मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है? 0.98। तो 0.98 पार्ट ही एनर्जी का ट्रांसफर किसमें हुआ? कंप्रेसर के अंदर हुआ। तो इतना ही एनर्जी कंप्रेसर ने लिया है, इतना ही एंथैल्पी गया। तो बराबर में कितना हो जाएगा? कंप्रेसर में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ? 1 से 2 गैस के बीच में। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ एयर ही है यहाँ पे, और Cp ऑफ एयर ही है, और क्या हो जाएगा हमारा? T2 माइनस T1। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जितना इसमें एंथैल्पी राइज हुई, जितना इसमें एंथैल्पी राइज हुई और जितना इसमें एंथैल्पी ड्रॉप हुई, इसमें एंथैल्पी राइज हो रही है, इसमें एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है। तो टरबाइन के अंदर एंथैल्पी ड्रॉप कितनी हुई? इतनी हो गई। अब शाफ्ट एफिशिएंसी कितनी है? 0.98। तो 0.98 शाफ्ट एफिशिएंसी है, क्योंकि 100% पावर हमने कन्वर्ट नहीं किया, 98% किया। तो 98% इसका किस में कन्वर्ट हो गया? कंप्रेसर वर्क में, कंप्रेसर की एंथैल्पी में। तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। अब हम आगे आते हैं। अब हो क्या रहा है? कंप्रेसर में इतना वर्क हुआ, अब हमें वही करेंगे, अब MA बाई MF करते हैं, ठीक है। तो MA बाई MF से डिवाइड कर दिया। CPA की वैल्यू कितनी है? 1.005। T2 की वैल्यू कितनी है? 664.92। T1 की 288 इक्वल टू 0.98 है, तो हमने 0.98 लिख दिया। अब अंदर क्या है? MF है, तो MF 1 बचा, प्लस MA बाई MF हो गया। क्लियर। CPG कितना है? 1.15। T3 की वैल्यू कितनी है? 1500 माइनस T4 का T4 ही कहा, क्योंकि T4 नहीं पता, इससे हमारा T4 आ जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। M बाई MF की वैल्यू कितनी है? 37.32। क्लियर। तो जो MA पर MF की वैल्यू रख दी और इनकी वैल्यू रख देते हैं। 1.005 इंटू 664.92 माइनस 288, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा। क्लियर। अब इसको पहले 0.98 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 0.98। क्लियर। फिर हमारे पास में क्या है? M1 प्लस MA बाई MF, तो डिवाइडेड बाई 1 प्लस MA बाई MF की वैल्यू कितनी है? 37.32। तो आंसर आ गया हमारे पास में कुछ। फिर 1.15 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 1.15, तो आ गया आंसर हमारे पास में 327.32। 1500 माइनस T4 बराबर में 327.32 आ गया। तो T4 बराबर कितना आ जाएगा? T4 बराबर आ गया 1172.6 केल्विन। क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ गया? T4 बराबर में 1172.6 केल्विन। क्लियर। अब हमारे पास में T4 आ गया, T3 है, T4 है, तो अब हम क्या निकाल देंगे? हमारे पास में हम आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की बात कर देंगे। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी अभी क्या है? हमारा टरबाइन है, तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बराबर में क्या हो जाएगा? आइसेंट्रोपिक है ना ये,
आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी में क्या होगा, एक्चुअल में जो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए है ना आइसोट्रोपिकली एक्सपांशन में, वो ज्यादा है, लेकिन हुआ क्या, कम हुआ, कम टरबाइन में कम वर्क किया। तो T3 डैश माइनस T4 डैश अपॉन T3 डैश माइनस T4। ये हम क्यों कर रहे हैं, T4 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास में T4 की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या निकाल देंगे, T4 का प्रेशर निकाल देंगे, 4 पे क्या प्रेशर होगा। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की कितनी दी हुई है हमें, एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बराबर में 0.89 इक्वल टू T3 डैश की वैल्यू कितनी है, T3 डैश 1500, T4 डैश की वैल्यू हमने निकाली है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 327.32 अपॉन T3 डैश की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस T4, तो हम T4 की वैल्यू निकाल देंगे। T4 बराबर आ जाएगा, T4 बराबर निकाल देते हैं 327.32 डिवाइड बाई 0.89, ठीक है 0.89 आ गया, माइनस 1500 करेंगे तो 1132.22 आ गया, 1132.22 केल्विन, ठीक है। तो T4 बराबर भी आ गया हमारे पास में 1132.22 केल्विन। अब हमें T3 डैश और T4 दोनों पता है, तो T3 डैश अपॉन T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3 डैश अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यही हो जाएगा। T3 डैश की वैल्यू कितनी है 1500 और T4 की वैल्यू कितनी 1132.22 इक्वल टू P3 डैश की वैल्यू कितनी है 13.58 अपॉन P4 की वैल्यू P4 ही है। अब गामा की वैल्यू हमने क्या बोला है, जब भी हमारा फ्लू गैस आ जाएगा तो गामा की वैल्यू हम क्या लेंगे 1.33, तो 0.33 डिवाइड बाई 1.33, क्लियर। तो हम इसका क्या कर लेंगे, हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 1500 डिवाइड बाई 1132.22 आंसर आ गया। इसकी पावर कितनी है 1.33 डिवाइड बाई 0.33, तो आंसर आ गया हमारे पास में 3.107 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ये 13.58 डिवाइड बाई P4, तो P4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4.37 बार, क्लियर। P4 की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब जब हमारे पास में P4 की वैल्यू आ गई, P5 है ही हमारे पास में, तो हम क्या निकाल देंगे P4 बाई P5 होगा। अब P4 बाई P5 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू T4 बाई T5, यही हो जाएगा T4 डैश बाई T5, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा P4 डैश की वैल्यू कितनी है, P4 डैश हमने निकाला 4.37, P5 बराबर कितना है 1.03, कितना हो जाएगा 0.33 डिवाइड बाई 1.33, क्लियर, इक्वल टू T4 डैश कितना है हमारा, T4 डैश है 1072.6, ठीक है। और T5 कितना है हमारा, T5 नहीं पता हमें, तो मैं T5 का T5 ही लिख दिया। तो हम फाइनल क्या निकालेंगे, हम T5 की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइड बाई 1.03, तो आंसर आ गया 4.24। इसकी पावर निकालनी है हमें, पावर क्या है 0.33 डिवाइड बाई 1.33, तो आंसर आ गया 1.431 बराबर में 1172.6 डिवाइड बाई T5, तो हमारे पास में T5 की वैल्यू आ जाएगी, T5 बराबर कितना हो जाएगा 819.219 केल्विन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया T5 आ गया, तो हम T5 की वैल्यू लिख देते हैं
T5 बराबर में कितना हो गया 819.22 केल्विन। ठीक है, T5 आ गया, तब हम T5 डैश भी निकाल देंगे। T5 डैश फिर कैसे निकालेंगे हम, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा टरबाइन है, तो टरबाइन के लिए क्या हो जाएगा T4 डैश माइनस T5 डैश अपॉन T4 डैश माइनस T5 इक्वल टू आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की कितनी है 0.89, तो 0.89 लिख दिया, तो हम निकाल देंगे 0.89 इक्वल टू T4 डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1172.6। T5 डैश की वैल्यू नहीं पता, T4 डैश की वैल्यू 1172.6 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 819.219। क्लियर, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइनली T5 डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो T5 डैश बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1172.6 इंटू 0.89 कितना आ गया प्लस 172.6, तो फाइनली वैल्यू आ गया हमारा 858.09। तो T5 डैश बराबर कितना आ गया 858.09 केल्विन। ठीक है, तो हमारे पास में T5 डैश भी आ गया 858.09 केल्विन। तो हमने सारे टेम्परेचर सारे पॉइंट निकाल दिया। अभी हमारा क्या रह गया प्रेशर P4 भी आ गया, P4 नहीं लिखा हमने यहाँ पे है ना, P4 बराबर 4.37 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4.37 बार। क्लियर, अब हमें जो भी निकालना है वो सारा चीज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें ऐसे क्वेश्चन में पहले तो मार्क्स देखना है कितनी मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर मार्क्स 10 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन है तो हमें सभी चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सारी चीजें फाइंड कर ली, अब हमें जो भी चीजें चाहिए वो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था एयर फ्यूल रेशियो, वो तो हमारा बीच में ही आ गया 37.32। क्लियर हो गया। अब स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, तो सबसे पहले हमें वर्क आउटपुट निकालना पड़ेगा। वर्क आउटपुट कितना है 250 मेगावाट, तो हमारा 250 मेगावाट है, लेकिन हमारे पास में और भी चीजें नहीं है अभी, तो सबसे पहले हम वर्क आउटपुट पर आते हैं। तो वर्क आउटपुट बराबर में क्या है हमारा 250 मेगावाट। क्लियर, अब ये क्या है फाइनल वर्क आउटपुट है, इसमें क्या क्या हो रहा है मैकेनिकल एफिशिएंसी प्लस इनटू में अल्टरनेट एफिशिएंसी, देन हमारा वर्क आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा फाइनली थर्मल पावर होगी, थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी होगी टरबाइन की, थर्मल एंथैल्पी होगी, थर्मल एंथैल्पी ड्रॉप इन एंथैल्पी ड्रॉप, वो कितना हो जाएगा हमारा 250 डिवाइडेड बाई 0.98 अल्टरनेट एफिशिएंसी इनटू में मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है 0.98। क्लियर, अब ड्रॉप इन थर्मल एफिशिएंसी, ड्रॉप इन थर्मल एफिशिएंसी किसके बीच में H4 डैश माइनस H5 डैश, इन्हीं दोनों के बीच में जितना भी एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है वही हमारा फाइनली क्या है पावर आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या है मास ऑफ फ्लू गैस है प्लस मास ऑफ एयर है, दोनों ही है हमारे पास में, इनटू में CPG है, इनटू में T4 डैश माइनस T5 डैश है। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एंथैल्पी ड्रॉप बराबर में कितना हो गया 250 डिवाइड बाई 0.98 डिवाइड बाई 0.98। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर हमारा 250 डिवाइड बाई 0.98 डिवाइड बाई 0.98, आंसर आ गया हमारा 260.31। 260.31 एक इसमें किलो मेगावाट में है, 250 मेगावाट था, ये हमारा मेगावाट में, याद रखना। ठीक है, CPG किसमें किलोवाट में है, किलो जूल पर केजी है ना, तो MF अपॉन ME, हमें ME अपॉन MF की वैल्यू दी हुई है, तो ME बराबर कितना हो जाएगा 37.32 MF, तो MF को हमने MF ही रहने दिया प्लस 37.32 MF हो गया। अभी हमारा CPG कितना है 1.15 है, ये हमारा किसमें किलोजूल में, तो हमने 10 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया,
T4 डैश की वैल्यू और T5 डैश की वैल्यू 1172 1172.6, T5 डैश की वैल्यू 858.09 858.09 इक्वल टू क्या हो गया 260.3। अभी किस में मेगावाट में, तो 10⁶। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां 10⁻³ है, यहां पर 10⁻6 है, तो कितना बचेगा ये 10⁻³ बचा, तो 260.3 इंटू में 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना है 1172.6 माइनस 1172.6 माइनस 858.09, जो हमारा फाइनली आंसर आ गया 827.66 आ गया। डिवाइडेड बाई क्या है 1.5, डिवाइडेड बाई 1.15, तो आंसर आ गया 719 आ गया। फिर ये कितना हो जाएगा 38.32 mF बराबर में कितना हो गया हमारा 719.706, ठीक है। एक इसमें आ गया kg पर सेकंड में आ गया, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कैसे कर लेंगे, डिवाइड बाई 38.32, तो आ गया 18.78। मास फ्यूल फ्लो रेट बराबर कितना हो गया 18.78 kg पर सेकंड, क्लियर। ये हमारा क्या आ गया फ्यूल फ्लो रेट आ गया। तो हम एयर फ्लो रेट निकाल लेंगे, मास ऑफ एयर फ्लो रेट बराबर कितना हो जाएगा, इनटू में 37.32 करना पड़ेगा, इनटू 37.32, आंसर आ गया 700.9 kg पर सेकेंड। ये हमारा एयर फ्लो रेट आ गया, ये हमारा फ्यूल फ्लो रेट आ गया, क्लियर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मास ऑफ एयर फ्लो रेट बराबर में 700.9 kg पर सेकेंड, और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बराबर में 18.78 kg पर सेकेंड, क्लियर। हमारे दोनों आंसर आ गए, चलो ठीक है। अब हम फाइनली हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट निकालना है। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, जितना हमने वर्क आउटपुट दिया एयर फ्लो रेट पर, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बराबर में टोटल वर्क आउटपुट हमारा कितना है 250 मेगावाट अपॉन कितना हो जाएगा फ्लो रेट कितना है 700.9 kg पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारा स्पेसिफिक वर्क आउटपुट कितना आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 700.9, आंसर आ गया 0.3567 मेगा जूल पर केजी, ठीक है। तो हमारा मेगा जूल पर केजी में क्या आ गया स्पेसिफिक वर्क आउटपुट आ गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अब स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना है, तो फ्यूल कंजम्पशन स्पेसिफिक बराबर में क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा मास फ्यूल फ्लो रेट है वो अपॉन क्या हो जाएगा जितना भी हमारा पावर आउटपुट है, क्लियर। तो मास फ्यूल फ्लो रेट कितना है 18.78 और पावर आउटपुट कितना है 250 मेगावाट, ठीक है। हमारा किसमें किलो केजी पर सेकंड में, तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा 18.78 डिवाइड बाई 250, आंसर आ गया 0.075 केजी पर मेगा जूल, ठीक है। केजी पर मेगा जूल में आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन आ गया। अब मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमने निकाल ही दिया। साइकिल थर्मल एफिशिएंसी, साइकिल थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जितना हमने वर्क आउटपुट दिया और टोटल हमने एनर्जी कितना उसको दिया है, तो टोटल एनर्जी कहां पे दिया हमने 2 डैश और 3 डैश के बीच में दिया, तो हमारा टोटल हीट इनपुट पावर आउटपुट अपॉन टोटल हीट इनपुट, ये हो जाएगा। तो
टोटल हीट इनपुट कितना हो जाएगा हमारा, मास H2 H3 माइनस H2, यही हो जाएगा H2 माइनस H2, या फिर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इनटू में एफिशिएंसी ऑफ कंबसन। ठीक है, तो मास फ्यूल फ्लो रेट कितना है हमारा, इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी में। तो मास फ्यूल फ्लो रेट कितना है 18.78 kg पर सेकंड में, kg पर सेकंड में हो गया। अब कितना है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू 42,000 इंटू 42,000 किलो जूल पर kg। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है 0.98 एफिशिएंसी है, तो 0.98 हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 18.78 इंटू 42,000 इंटू 0.98, हमारा आंसर आ गया 772.9848 मेगा जूल पर सेकंड। ठीक है, या मेगा वाट ले सकते हैं इसको। तो हम फाइनली क्या करेंगे, हमें एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी बराबर क्या है, पावर आउटपुट अपॉन टोटल हीट इनपुट। तो पावर आउटपुट कितना है हमारा 250 मेगावाट, टोटल हीट इनपुट कितना है 772.984, यही है। तो हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 772.9847, आंसर आ गया 32.34%। ये क्या होगा, आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, अच्छा जो मेड जी की बुकलेट में दिया हुआ है वो थोड़ा गलत आंसर दिया हुआ है। वो आंसर गलत इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने जो P4 है वो वैल्यू गलत कैलकुलेट की हुई है। जब P4 की वैल्यू कैलकुलेट गलत की हुई है तो फाइनली आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें आंसर अलग होगा और मेरा आंसर अलग नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते टाइम आपको बहुत सावधानियां रखनी है, और उन सावधानियां करेंगे तभी आपके आंसर सही आएंगे। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और भी आपके IAS कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए हैं, करवाए हुए हैं प्ले लिस्ट में। उन प्ले लिस्ट के सारे वीडियोस को देखिए, जिससे कि आपको मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखा देता हूँ।